हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी क्लास 10th हिस्ट्री की होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इतिहास के मैं पहले लेसन अर्थात पहले पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी लेसन के पीडीएफ फाइल है जिसमें उसको पूरी तरह से नोट्स मैंने बनाए हैं। आप कहीं से भी उसके निकलवा सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में या फिर सिस्टम पर पढ़ सकते हैं। आज का हमारा दूसरा लेसन है जिसका नाम है, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इतिहास का दूसरा पार्ट है, वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए इसी चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, इस पार्ट के बारे में क्या बताया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पार्ट में हमारे लिए ये बताया गया कि भारत में राष्ट्रवाद का मतलब मैंने बताया था कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही क्या कहते हैं, हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसके बाद अर्नेस्ट रेनन ने ये बताया था कि जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र किसे कहते हैं, तो राष्ट्र हम उसे कहते हैं जिसमें समान भाषा हो, समान धर्म हो और समान नस्ल के अर्थात समान जाति के लोग रहते हों, ये उन्होंने बताया था। तो क्या भारत हमारा एक राष्ट्र है? तो भारत का राष्ट्र है, तो वो आज उसका राष्ट्रवाद कैसे होगा, कैसे बना राष्ट्र, तो हमें इस पार्ट के अंतर्गत यही पढ़ना है। तो आइए समझते हैं एक एक करके कि क्या है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि भारत इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास अन्य देशों की तुलना में हटके ही है। अर्थात कह सकते हैं कि भारत का इतिहास बहुत ही बड़ा है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। मतलब जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के शासन से पहले, और कौन से समय पहले, यानी जब उस समय क्या हुआ करता था, उस समय गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, महान अकबर, सम्राट अकबर का राज हुआ करता था। उस समय भारत कैसा था, भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा भारत है इसका इतिहास अजीबोगरीब है, मतलब सब देशों से हटके है। और अगर देखा जाए तो भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। कब था? जब भारत पर अंग्रेजों का शासन नहीं हुआ करता था, बल्कि उसके शासन से पहले गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, अकबर, महाराणा प्रताप, इन लोगों को क्या हुआ करता, राज हुआ करता था। आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर भारत आई और अपनी क्या करने लगी, आर्मी बढ़ाने लगी। इसके कारण 1850 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, जिससे ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। जब भारत एक शक्तिशाली देश और विकसित देश था, तब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर अंग्रेजी शासन आई अर्थात ब्रिटिश सरकार आई। और वो ब्रिटिश सरकार अंग्रेज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके भारत में आए। और जब वो भारत में आए तो यहाँ पर किस उद्देश्य से आए थे, तो यहाँ पर वो कब्जा करने के उद्देश्य से आए थे। और उन्होंने उसी प्रकार से उन्होंने अपने चरम बिंदु दिखाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी बढ़ाने लगी। आर्मी बढ़ाने के कारण क्या होगा, और एक यानी भारत का अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, मतलब ब्रिटिश सरकार के साथ एक युद्ध हुआ जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। और वो हुआ था 1850 में। कितने में हुआ था प्लासी का युद्ध, 1850 में। और इसके युद्ध में क्या हुआ, भारत की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। और अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और अपना राज स्थापित कर दिया, ब्रिटिश राज स्थापित कर दिया। लेकिन आज अगर दोस्तों देखें तो आज जो भारत है एक स्वतंत्र राष्ट्र है। कैसा है, स्वतंत्र राष्ट्र। अर्थात इस भारत पर, अपने हिंदुस्तान पर किसी भी अन्य देश का राज्य नहीं है, इसलिए भारत आज कैसा है, स्वतंत्र राष्ट्र है। तो दोस्तों आपको इतनी बात, ये मैंने सामान्य इंट्रोडक्शन मेरे द्वारा बनाए गए ये नोट्स हैं, जिसमें मैंने इसको, ये नोट्स आपके लिए पेपर में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों, आप देख लेना। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का मतलब होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मतलब क्या है, तो जब वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब अंग्रेज़ों का यहाँ पर बंगाल पर कब्जा हो गया था, तब वहाँ पर एक देश के साथ, विश्व युद्ध का मतलब क्या होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध होना ही विश्व युद्ध कहलाता है। तब यहाँ पर भारत का किसके साथ, अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या होगा, तो देखिए आइए समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत अगर देखी जाए
तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई। कितने में? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इस समय भारत पर किसका था शासन था? अंग्रेजों का शासन था, जिससे अंग्रेजों के खर्चा व्यय में भारी इजाफा हुआ। मतलब जो अंग्रेजों की रक्षा खर्च थे उनमें भारी इजाफा हुआ। अब जब अंग्रेजों का खर्चा बढ़ने लगा दोस्तों, तो वो क्या करेंगे? अपना खर्च की भरपाई करेंगे। और भरपाई किससे करेंगे? तो भारत के लोगों से ही करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने करों में बढ़ोतरी, अनाज की बढ़ोतरी, कीमतें बढ़ा दी तथा किराया भी उन्होंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तब उन्होंने क्या कर में मतलब जो टैक्स होता था उसमें बढ़ा दिया, उसको बढ़ा दिया। अनाज की कीमतें बढ़ा दी, किराया बढ़ा दिया। इस प्रकार से आम लोगों के लिए क्या होगी? बड़ी कठिनाई महसूस हुई। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 1913 से 1918 के बीच जो कीमतें हैं वो क्या हो गई थी? दोगुनी हो गई थी। तो दोस्तों आपको इससे समझ में आ गया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। इस समय किसका राज हुआ करता था? इस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। जब अंग्रेजों का युद्ध हुआ तो वहाँ पर विश्व युद्ध की शुरुआत में जो अंग्रेजों के खर्च थे, ठीक है, मतलब लड़ाई में जो आपको हथियार वगैरह यूज करने थे तो उनमें उन्हें भारी खर्च हुआ, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया? कर मतलब जो टैक्स लगता था, टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। अनाज की कीमतें थीं उनकी भी बढ़ा दी, अधिक किराया बढ़ा दिया, जिससे आम लोग होते थे जो बहुत गरीब होते थे उनके लिए भारी कठिनाई सामना करना पड़ा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 1913 और 1918 के बीच में क्या हुई? कीमतें दोगुनी हो गई। देखो 1914 में तो युद्ध शुरुआत हुआ था, अर्थात 1913 और 1918 के बीच क्या हुई थी? दुगनी। लेकिन युद्ध के पहले भी यहाँ पर क्या हुआ करता था? अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और उन्होंने वो जो कीमतें थीं पहले से बढ़ाई थी, लेकिन 1913 और 1918 के बीच में कीमतें क्या हुई थी? दोगुनी की। मतलब कहने का तात्पर्य कि अगर कोई चीज़ 50 रुपये की, मतलब अगर 10 पैसे या फिर 1 रुपये की मिलती थी तो वहाँ पर वो चीज़ 2 और 3 रुपये में मिल लगी। इससे क्या हुआ? जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो इसका क्या परिणाम निकले? तो इसके परिणाम अगर देखें तो गाँव में सिपाहियों की जबरन भर्ती कराई गई। इसी समय फसल क्या हो गई थी? पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिससे खाने की सामग्री में क्या आई? भारी कमी आई। एक तो अंग्रेजों ने क्या किया? एक तो अंग्रेजों ने पहले से कीमतें दोगुनी कर दी थी, और फिर उसके पश्चात भी किया होगा, गांव में अंग्रेजों ने जबरन भर्ती कराया पुलिस में कि आपको भर्ती होना ही। और क्योंकि जब वो भर्ती करा लेते तो अपने हिसाब से वो क्या कराते थे? काम कराते थे। इसी समय क्या हुआ था? फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिससे जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो उससे खाने की सामग्री में क्या हुई? भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया कि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने गांव में जबरन भर्ती कराई, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और खाने की सामग्री में भारी कमी आई थी। और इसी समय क्या हुआ? 1921 में एक महामारी फैली। जैसे दोस्तों आपको पता होगा 2020 में कोरोना महामारी फैली थी। हर 100 साल का नियम है कि हर 100 साल में महामारी फैलती ही फैलती है। तो 1920 और 1921 के बीच में फैली थी, और यहाँ पर 2020 में भी कोरोना महामारी फैली थी। इस महामारी के कारण क्या हुआ? 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। और कोरोना का कहर भी आप लोगों को दोस्तों पता होगा, उसी कारण से फ्लू की महामारी से 120 से 130 लोग मारे गए थे। तो लोगों की क्या हुई? लोगों की फसल बर्बाद हो गई, जबरन भर्ती कराया गया, खाने की सामग्री में कमी आई, और इसी के बीच में एक महामारी आ गई जिसका नाम क्या था? फ्लू। और उस फ्लू ने क्या कर दिया? 120 से 130 लोग मारे गए थे। अभी भी लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी? कि युद्ध खत्म होने के बाद हमारी मुसीबतें क्या हो जाएंगी? हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुसीबतें बढ़ गईं। इसके पश्चात क्या हुआ? जब यहाँ पर जो भारत के जो नेता थे, नागरिक थे, उन नेताओं को पता चला कि ऐसी ऐसी यहाँ पर विपत्ति आई है हमारे देश पर, तब उन्होंने उनमें से एक जो थे वो मुख्य थे, वो थे गांधी जी। गांधी जी ने अपना एक विचार प्रकट किया, जिसको हम विचार को कहते हैं सत्याग्रह का विचार। ठीक है, तो आइए समझते हैं सत्याग्रह के विचार में क्या बताया। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की सहायता से कोई भी आंदोलन चलाना, उसे ही कहते हैं सत्याग्रह। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए गांधी जी की वीरता की लड़ाई से सभी परिचित थे। मतलब अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहले कहाँ पर थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। तो वहाँ पर गांधी जी के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते थे। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो 1915 में। इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में
थे। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। क्यों? जब गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनको इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन जब गांधी जी जब 1915 में, क्योंकि 1914 में क्या हुआ, विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो 1915 में जब गांधी जी वापस लौटे दक्षिण अफ्रीका से, तब वहाँ पर ये पता चला कि हमारे देश में तो ये समस्या हो रही है। इसलिए गांधी जी ने हर जगह कई स्थानों पर क्या चलाया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सत्याग्रह मतलब क्या होता है, सत्य के दम पर या फिर कह सकते हैं सत्य की सहायता से होने वाले आंदोलन सत्याग्रह कहलाता है। इसमें क्या किया गांधी जी ने, जगह जगह पर क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन की। इसके दौरान होता क्या, सत्याग्रह की अनुरूप होता क्या है, तो 1916 में बिहार में चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों ने संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मतलब गांधी जी ने किसानों को क्या किया, संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। इसके पश्चात क्या हुआ, 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन आयोजन किया। मतलब जो गांधी जी चाहते थे सत्य की सहायता से हम आंदोलन करें और हमारी जीत हो, उसमें किसानों ने भरपूर उनकी क्या की, मदद की। तो आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अगर तीसरे पॉइंट की बात देखिए तो तीसरे पॉइंट में क्या होता है, फसल खराब हो जाने, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि फसल पूरी तरह से क्या हो गई थी, खत्म। तो फसल खराब हो जाने से और फ्लू की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। मतलब जो पूरी तरह से जो महामारी थी पूरे भारत में फैली थी और जो अंग्रेजों का कब्जा था वो भी पूरी तरह से पूरे देश पर कब्जा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर जब फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है और उसी बीच 1920 में क्या आ जाती है, 1921 में महामारी आती है, तब इस प्रकार से जो खेड़ा जिले के लोग थे, जो किसान थे, वो इस हालत में नहीं थे कि वो अपने क्या सुख चुका कर सके, मतलब जो टैक्स था वो टैक्स को भर सके, क्योंकि उनके पास खाने की वैसी व्यवस्था नहीं थी। वे चाहते थे कि जो लगान लग रहा उसमें क्या दी जाए, थोड़ी वसूल, मतलब उसमें ढील दी जाए, जिसके कारण से हमें क्या हो, थोड़ी सुविधा हो। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़े के कारखानों के मजदूरों के बीच आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य मजदूरी के वेतन को बढ़ाना। क्योंकि वैसे ही वहाँ पर मजदूरी की जो वेतन थी, वेतन को कम किया गया था, टैक्स बढ़ाया गया था, कीमतें दोगुनी कर दी थी, और उसी में बीच में उन्हें क्या करना था, उसी बीच में उन्हें टैक्स भी भरना था। तो जो अहमदाबाद के जो सूती कपड़े के जो मजदूर थे वो चाहते थे, क्या उनके बीच में आंदोलन चलाया गया, क्या चाहते थे कि जो हमारे मजदूर हैं, मजदूर भाई लोग हैं, उनके वेतन को क्या किया जाए, उनके वेतन को बढ़ाया जाए, जिससे हम कर को भर सकें। क्योंकि अंग्रेज़ों का रूल ये था कि अगर आपको टैक्स भरना है तो टैक्स भरना ही भरना है, कोई भी उसमें ढील नहीं दी जा सकती है। तो आपके लिए सत्याग्रह का विचार आपको समझ में आया होगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, तो आइए दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, तो आइए समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सत्याग्रह का अर्थ सत्य की शक्ति या सत्य की खोज होता है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य की शक्ति या फिर सत्य की खोज। सत्याग्रह का अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क का मतलब जिसको पीड़ा दी जाए से मुकाबला करने, यानी सामने वाले मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता के सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। देखो अभी आपको समझना है, एक एक करके समझेंगे तो आपको पेपर में भी आप लिख सकेंगे। यहाँ पर बताया गया सत्याग्रह का अर्थ सत्य की शक्ति और सत्य की खोज। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है, जो सत्याग्रह का विचार था उसका मतलब ही समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि सत्याग्रह का जो अर्थ होता है, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य की शक्ति, मतलब एक शक्ति, पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य की शक्ति और सत्य की खोज। अर्थात सत्याग्रह का अर्थ क्या हो सकता है, अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह का जो अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य कैसा है, सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका जो संघर्ष है अन्याय के खिलाफ है, मतलब एक होता है न्याय, एक होता है अन्याय, अन्याय के खिलाफ है, गलत लोगों के खिलाफ है, तो उत्पीड़क का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सामने वाली जैसे अंग्रेज से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सीधी बात, आपका मन सच्चा है और आप उसे हराना चाहते हैं तो आपको कोई हथियार की ज़रूरत नहीं है, किसी
किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी दम पर ही उसे क्या कर सकते हैं, मात दे सकते हैं। शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना मतलब बदले की भावना, आक्रामकता का सहारा लिए बना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में क्या हो जाती है, सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य की खोज होती है और सत्य का सत्य शक्ति होती है। अर्थात सीधी बात है, यदि आपका उद्देश्य कैसा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, गांधी जी का उद्देश्य सच्चा था और वो अंग्रेजों को मात देना चाहते थे क्योंकि उन्होंने बहुत परेशान करके रखा था, तो गांधी जी का जो उद्देश्य था वो सच्चा था। और जो गांधी जी की लड़ाई थी वो कैसी थी, अन्याय के खिलाफ थी। तो गांधी जी ने उनके मुकाबला करने, गांधी जी ने बताया कि हमें शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो हमारी प्रतिशोध की भावना है, बदले की भावना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, केवल अहिंसा के सहारे ही क्या कर सकते हैं, अपने मकसद में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखी। तो रॉलेट एक्ट क्या है, तो आइए समझते हैं। तो 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पास किया गया, तो रॉलेट एक्ट 1919 में। और किसने किया, अंग्रेजी सरकार ने। तो अंग्रेजी सरकार ने 1919 में एक कानून पास किया जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। इतनी बात आपको समझ में आई। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया, 1919 में। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इस कानून के जरिए, इस कानून के अंतर्गत क्या होता है, इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। मतलब जो अंग्रेजों ने जो कानून पास किया, रॉलेट एक्ट पास किया, इसके अंतर्गत होता क्या था, तो इसके अंतर्गत 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। किसको, अंग्रेजों के लिए। कैसे, इस कानून के जरिए सरकार को, जो सरकार थी, सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, मतलब जो राजनीतिक जो भी नियम वगैरह चल रहे थे उनको कुचलने, और राजनीतिक कैदी मतलब जो राजनीतिक नेता वगैरह थे उनको 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए, उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उनके लिए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। मतलब अंग्रेजों ने ऐसा कानून पास किया कि सरकार के पास एक ऐसा नियम है कि वो चाहे तो जिसको चाहे तो उसको बंद कर सकती है 2 साल तक, बिना उसने कोई मतलब कोई भी उसने अपराध किए भी उसे 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। गांधी जी ने इस नियम का पूर्ण विरोध किया। गांधी जी क्योंकि सत्य के खिलाफ थे, तो गांधी जी को पता चला कि ऐसा कैसा नियम आ गया भैया, कि पता चला उसने कोई देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपने कोई अपराध नहीं किया और आपके लिए 2 साल तक जेल में बंद डाला जाए, तो आपके परिवार और समाज के लोग और पूरे देश के लोग इस कानून के, इस नियम के क्या हो, खिलाफ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए रॉलेट एक्ट सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इसलिए गांधी जी इसके विरोध थे, तो गांधी जी ने फिर क्या, अभी गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार प्रारंभ किया ही था, लेकिन अब गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। सत्याग्रह का मतलब आपको पता है, सत्य के खिलाफ होना, सत्य की खोज। तो आपको रॉलेट एक्ट समझ में आ गया। तो रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा कानून पास किया गया था जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट था। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति को या राजनीतिक नेता को आप 2 साल तक क्या कर सकते हैं, जेल में बंद किए ही आप उसे क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। गांधी जी ने क्या किया, इस नियम का पूर्ण विरोध किया और गांधी जी ने एक और आंदोलन चला दिया, वो था रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने क्या क्या लोगों को समस्याएं हुई, तो आइए समझते हैं। अपनी जब लोगों के लिए ऐसा नियम कानून बनाया गया तो लोगों ने अपनी दुकानें क्या कर दी, बंद कर दी। रैली जुलूसों को आयोजन किया, मतलब जितनी भी दुकानें थीं सब दुकानें लोगों ने क्या कर दी, बंद कर दी। और लोगों ने क्या किया, दुकानें बंद करके रैली जुलूसों का आयोजन किया। सभी लोग क्या करने लगे, हड़ताल करने लगे। किसके लिए करने लगे दोस्तों, तो वो करने लगे रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्योंकि रॉलेट एक्ट में 2 साल के लिए किसी ने भी अपराध किया हो या ना किया हो उसके लिए जेल में डाला जा सकता है। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं, सभी लोग क्या करने लगे, अपनी दुकानें बंद कर दी, रैली जुलूसों को आयोजन करने लगे और सभी लोग हड़ताल करने लगे। अमृतसर के बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया, क्योंकि नेताओं को 2 साल तक बंद करना था। गांधी जी की
दिल्ली में प्रवेश करने की पाबंदी लगा दी। गांधी जी पर क्या, जो एक सच्चे नागरिक थे, गांधी जी पर उन्होंने क्या लगा दी कि आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या चला दी, गोली चला दी। इसके बाद लोगों, बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या किया, अमृतसर में एक जुलूस था, एक मेला था, ठीक है, वो आगे चल के मैं बताता हूँ। उस पर उन्होंने क्या चला दी, गोली चला दी, जिससे लोग क्या हो गए, बौखला गए और लोगों ने क्या करने लगे, बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों पर क्या करने लगे, हमला करने लगे। इस पूरी स्थिति पर काबू पाने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक कानून लॉ किया। वो क्या था, मार्शल लॉ, मतलब कानून लागू कर दिया। इस समय भारत में यह पद जनरल को दिया गया था। मतलब जनरल ने जब पता चला कि लोगों ने क्या किया, डाक खानों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे, तो इसी चीज़ को देखते हुए जो वहाँ का जनरल था, जनरल ने क्या किया, एक कानून कर दिया लागू। वो क्या था, मार्शल लॉ। तो देखो समझने वाली बात यह है कि पहले से रॉयल एक्ट क्या किया था, अंग्रेजों ने लागू कर दिया था। जब वो भारत के लोग इस कानून के विरुद्ध हो गए, तब उन्होंने एक और कानून लागू कर दिया। वो क्या था, मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ कानून के अंतर्गत क्या होता है, मार्शल लॉ कानून के अंतर्गत सरकार द्वारा नियम ये है कि आप जिस पर चाहे गोली चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ तक रॉयल एक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हमारा है जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सुंदर हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए इस चीज़ को हम एक एक करके समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ, जब पता चला रॉयल एक्ट को पूरी तरह से सरकार द्वारा पूर्णतः लागू करने के पश्चात भी यह पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहा था अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून के लिए, क्योंकि गांधी जी ने इसका पूर्ण विरोध किया। भारत के लोग पूर्णतः क्या कर रहे थे, इसके लिए विरोध में हो गए थे। तब उन्होंने मार्शल लॉ कानून कर दिया था लागू, और मार्शल लॉ जो था वो कहीं कहीं पर लागू था। तो अमृतसर में क्या हुआ, अमृतसर में एक जलियांवाला बाग था और उसमें एक मेला भरा हुआ था, और उस मेले में बहुत से लोग आए हुए थे बाहर से मेला देखने के लिए, और उन लोगों के लिए ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ कानून है। और मार्शल लॉ में क्या चाहते हैं, मतलब जो सरकार चाहते वो सब पे क्या चला सकती है, गोली चला सकते। तो आइए एक पढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान से समझना, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुटे हुए थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि 13 अप्रैल, दोस्तों बात है 13 अप्रैल की, कि 13 अप्रैल में क्या हुआ, 1919 में को अमृतसर के एक जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुटे हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से कैसा था, बंद था। जैसे आप जेल वगैरह देखेंगे तो जेल में चारों तरफ से क्या होती है, बंद होती हैं। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ उपस्थित लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर, किसके सिपाहियों ने, जो जनरल था, ठीक है, और जो अंग्रेज के जो सिपाही थे, सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग क्या हो गए, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। तो आपको जलियांवाला बाग को समझ में आ गया कि जो जलियांवाला बाग था वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किया गया था। और जलियांवाला बाग में क्या हो गया था, बैसाख का मेला भरा हुआ था, और ये जो मैदान था चारों तरफ से कैसा था, घिरा हुआ था। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से जब आए हुए थे, तो उन लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है। तो फिर क्या किया उन्होंने, जो उसके सिपाही थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग क्या हो गए, मार गए। मतलब जो उसके बीच में कुआं भी था, कुछ वहाँ पर जो पर्दियाँ होती हैं, मतलब जो बाउंड्री होती है, उसको चढ़ करके लोग जा रहे थे, तो उन्होंने, सिपाहियों ने उन पर गोली चला दी। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कि हम अंग्रेज़ों के हाथों नहीं मरेंगे, हमें मरना है तो हम अपने स्वयं हत्या कर लेंगे, हम स्वयं कुएं में जान दे करके मर जाएंगे, लेकिन हम अंग्रेज़ों के हाथों नहीं मरेंगे। तो हज़ारों लाखों लोग कुएं में गिर गए और वहाँ पर अपनी जान गंवा दी। ठीक है, बहुत ही भयंकर दशा है। ठीक है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अंग्रेजों का ऐसा करने का क्या कारण था, मार्शल लॉ लागू क्यों किया गया था। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ इसलिए लागू किया गया था कि वो अपना जो भय है भारतीयों के अंदर कायम रहे, ताकि वे भविष्य में कभी भी उनके खिलाफ विरोध ना करें। तो अंग्रेजों का ऐसा करने का एक ही उद्देश्य था कि उनका जो डर था, उनका डर भारतीयों पर कायम रहे, ताकि वे भविष्य में क्या नहीं करें, अंग्रेजों का विरोध नहीं करें। अभी उन्होंने किसका विरोध किया था, रॉयल एक्ट का विरोध किया था। किसके साथ किया था, गांधी जी के साथ किया था।
इसको देख करके भारतीयों ने जितने भी सरकारी इमारत थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अभी देखो रोलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने क्या किया था, बैंक थे, डाकघर थे, रेलवे स्टेशन थे, इन सब पर क्या कर दिया था, उन्होंने हमला किया था। तो मार्शल लॉ कानून लागू किया गया। अब जब पता पड़े मार्शल लॉ को देख करके लाखों लोग मारे गए, तो जो भारत के लोग थे उनमें जो उनके बदले की भावना थी उसको देख करके भारतीयों ने जितने भी सरकारी इमारत थे, ठीक है, उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जब महात्मा गांधी को यह पता चला कि सत्याग्रह आंदोलन को नकारा जा रहा है, मतलब सत्याग्रह जो आंदोलन था उसको अंग्रेजों द्वारा पास नहीं किया जा रहा है, तब उन्होंने सत्याग्रह को क्या कर लिया, वापस ले लिया। ठीक है, जब सत्याग्रह को वापस ले लिया तो फिर जो भारत के लोग थे गांधी जी की बात मान करके उनके साथ हो गए। इसके बाद सत्याग्रह नहीं चला तो फिर एक और आंदोलन चलाया गया, वो था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में होता क्या है, तो आइए इसी चीज को हम समझते हैं। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में, ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है, तो हिंद स्वराज। तो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन सही भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। मतलब गांधी जी ने अपनी पुस्तक में ये बताया था कि जो ब्रिटिश शासन था भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर भारत जो भीतर साल भर के भीतर ब्रिटिश सरकार शासन ढल जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। देखो गांधी जी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी स्वराज में उन्होंने क्या बताया कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो किसकी वजह से हुआ, भारत के लोगों की वजह से ही स्थापित हुआ था। अगर भारत के लोग उसी समय पर अगर विरोध करते तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन लागू नहीं हो पाता, और यही शासन इसी सहयोग के कारण वो चला है। किस कारण से, यदि भारत के लोग अपना सहयोग क्या कर लें, वापस ले लें, तो साल भर के भीतर क्या हो जाएगा, साल भर के भीतर जो शासन है, ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शासन है, वो ढल जाएगा और अपने स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की क्या की, शुरुआत की। इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी पूरे भारतीयों को एक साथ लाना चाहते थे। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक करना बहुत जरूरी था। इस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी मोहम्मद अली, शौकत अली से मिले, और उस समय मुसलमान के जवान राजनीतिक नेता थे, वो कौन से थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। यानी इस आंदोलन को चलाने के लिए सबसे पहले गांधी ने ये कहा कि हमें लोगों को बांधना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक होना चाहिए, तब जाके हमारा जो असहयोग आंदोलन जो पास हो पाएगा। तो गांधी जी ने सबसे पहले जो मुस्लिम समाज के राजनीतिक नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इनसे मिले, और मिलने के पश्चात क्या हुआ, तो आइए समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा, महात्मा गांधी जी ने उनसे असहयोग आंदोलन के बारे में बातें की और उनको मुस्लिम सहयोग भी मिला। गांधी जी ने जब उनके बारे में बातें की तो गांधी जी के लिए मुसलमानों का भी पूर्ण सहयोग मिला। असहयोग आंदोलन मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि आधे से ज़्यादा मुसलमान थे उस समय, इसलिए इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। तो कौन कौन सी धाराएं चली, तो जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर, जब वो उनसे मिले तो असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। किन किन ने किया, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर के असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इसमें अनेक सामाजिक समूह ने भाग लिया, लेकिन सभी एक ही मांग थी, सभी की एक ही मांग थी। क्या, देखो 1921 में, जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर के असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। जी आपको पता होना चाहिए, इसमें सामाजिक समूह ने क्या लिया, भाग लिया, लेकिन सभी की एक ही मांग थी। क्या थी, स्वराज का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्रता था। मतलब हमें अंग्रेजों से क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। हम किसी भी दूसरे के दबाव में आकर की ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, अर्थात हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। परंतु अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने इसके अर्थ अलग अलग निकाले। गांधी जी, मोहम्मद अली और शौकत अली का एक ही उद्देश्य था, स्वतंत्रता, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने इसके जो अर्थ थे वो अलग अलग निकाले। क्या निकाले, नोट देखिए। शहरों में क्या आंदोलन हुआ
कि हज़ारों विद्यार्थियों ने, जब ये बात पता चली तो हज़ारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। बहुत से स्कूलों के शिक्षक और प्राध्यापक ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिए। देखो, जब वो उन्होंने मुसलमान और हिंदू की बात करें तो हिंदू के जो राजनेता थे वो महात्मा गांधी, और मुसलमानों के जो थे कौन से, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों के जब पता चला तो जो नेताओं की बात मानी गई, तो इनके कारण से लोगों ने क्या किया, हज़ारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। बहुत से स्कूलों के जो शिक्षक और प्राध्यापक थे, मतलब जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी क्या दिया, इस्तीफा दिया। वकीलों ने मुकदमे लड़ने क्या कर दिए, बंद कर दिए। विदेशी सामानों को खरीदना, प्रयोग करना बंद कर दिया गया। इस प्रकार से अगर जब ये सभी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं तो सरकार को तो बहुत नुकसान होगा, और वही हुआ है। आगे चल के क्या होगा, विदेशी कपड़ा क्या होगा, विदेशी जो कपड़े थे उनको क्या कर दिया, जला दिया गया, अर्थात स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। इन सब के कारण अगर देखा जाए तो आंदोलन बहुत ही सफल नज़र आ रहा था। आना भी चाहिए, क्योंकि जो सरकारी स्कूल के मास्टर थे उन्होंने क्या कर दिया, मास्टरों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। विद्यार्थी थे उन्होंने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। जो टीचर थे उन्होंने छोड़ दिया, सरकारी वस्तुओं का प्रयोग करना बंद कर दिया, अपने भारत की वस्तुओं का प्रयोग करना चालू कर दिया। इससे जो आंदोलन था बहुत ही सफल नज़र आ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। शहरों में क्या होगा, यह धीरे धीरे जो आंदोलन था आपका, और आंदोलन कौन सा, असहयोग आंदोलन था, ये धीरे धीरे कम होगा। कम होने का कारण ये था, तो कम होने का कारण क्या थे, तो देखिए, खादी कपड़ा बहुत महंगा, मतलब जो भारत का कपड़ा होता था बहुत महंगा होता था, इसलिए उन्होंने विदेशी सामान को खरीदना फिर से प्रारंभ कर दिया। वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी, और फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील द्वारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगी। कारण क्या था कि जो भारत में इतनी शिक्षा अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण जो भारत के लोग थे भारत को ही ज्वाइन कर सकते थे, इसलिए उन्होंने फिर से उन्हीं चीज़ों को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह किस प्रकार से हुआ, भारत में ज़्यादातर लोग खेती करने वाले होते थे। ब्रिटिश शासन काल में किसानों और मजदूरों को बेगार नियम का पालन करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, यानी ब्रिटिश जो अंग्रेजी शासन था उस समय किसान और मजदूर को बेगार नियम का पालन करना पड़ता था। अब जो बेगार नियम क्या होता है, तो इसमें जमींदार किसानों और मजदूरों से बिना पैसे दिए काम करवाते थे। मतलब बेगार नियम का मतलब ये होता था कि जो अंग्रेजी शासन थे, अंग्रेज थे, वो मजदूरों को एक तो पैसा भी नहीं देते थे और उनसे क्या कराते थे, और उनसे काम करवाते थे। जो होता बेगार नियम, तो वहाँ के जो मजदूर थे उनके लिए इस नियम का पालन करना पड़ता था। अवध के बाबा रामचंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान का संगठन गठन किया, और उन्होंने मांग की, क्या मांग की, कि बेगार व्यवस्था को क्या किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप काम करते हैं तो काम के आपको क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, लेकिन बेगार नियम के अनुरूप ऐसा नहीं होता था। लगाम को क्या किया जाए, कम किया जाए। दमनकारी जमींदारों की सामाजिक बहिष्कार किया जाए। अब देखो, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ और ही मतलब निकाला था। क्या, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो जो आदिवासी लोग थे उन्होंने क्या मतलब निकाले थे, बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है। मतलब जब वो शुरुआत हुई थी तो उस समय जो लोग थे उनके मन में ये विचार चल रहा था कि गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। मतलब कुछ लोग जो उन्होंने उनको भड़काया और उन्होंने बताया कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने नियम लागू कर दिया है कि कोई भी, गांधी जी ने बताया या कहा है कि कोई भी अब क्या नहीं भरेगा, लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। ठीक है, गांधी जी ने एक नहीं कहा था, ये अंग्रेज़ों का नियम था। ठीक है, परंतु गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इससे पता चलता है कि गांधी जी की मुख्य बात किसानों तक नहीं हो रही थी, पहुंच नहीं पा रही थी, यानी ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव था। लेकिन आज अगर मोदी जी कोई बात कहते तो पता चला, सबसे पहले तो यहाँ पर चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा, हर किसी को पता पड़ जाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन उस समय 1922 या 25 के समथिंग इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके बाद बागानों में क्या हुआ, स्वराज हुआ। तो देखते हैं बागानों स्वराज का मतलब क्या होता है। तो 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। बागानों में स्वराज का मतलब वहाँ पर
इंग्लैंड, देखो एक यहाँ पर एक्ट बनाया गया था, एक नियम चलाया गया था कि 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत जो बागों में काम करते थे उनके लिए उन मजदूरों को बिना इजाज़त के बागान से बाहर, यानी वो आते थे तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते नहीं थे अपनी मर्जी से। ठीक है, वो किसकी मर्जी से जाते थे? तो वो अंग्रेज़ों के मर्जी के साथ ही जाते थे। बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस कानून का ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जब मजदूर घर से आ जाते थे लेकिन अब वो जा नहीं पाते थे, क्योंकि जब तक उन्हें आदेश नहीं मिलता था तब तक वो जा नहीं पाते थे। यानी स्वराज का अर्थ अब हमें अपने बागानों से बाहर जा सकते हैं और अब हमें घर जाना प्रारंभ कर दिए हैं। बागानों में काम करने वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि गांधी जी राज स्थापित हो गए। जब उनको ये बताया गया कि गांधी जी ने नए नियम लागू कर दिए हैं तो उनके हिसाब से उन्होंने सोचा, परंतु वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और शहरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई की। इन सभी कारणों से तथा चोरी चोरा की हिंसक टकराव के विषय में सुनकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। फिर से रोका गया, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि अब वे किसी भी प्रकार के आंदोलन से पहले लोगों को क्या करना पड़ेगा? लोगों को समझाना, पढ़ाना, आंदोलन का लक्ष्य, तरीके, क्षेत्र आदि के विषय में बताएंगे। क्योंकि इस तरह से अभी जो आंदोलन चलाया गया था, इस आंदोलन में अगर देखा जाए तो लोगों को पूरी बात गांधी जी तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए गांधी जी ने अब क्या कहा कि अब कोई भी आंदोलन चलाने से पहले हमें लोगों को समझाना, पढ़ाना, आंदोलन का लक्ष्य, तरीके, क्षेत्र आदि के विषय में बताएंगे। इसके पश्चात क्या होगा? नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने तथा सहयोग न करने का आह्वान किया जाने लगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगें रखी थीं। जब नमक कानून, क्योंकि नमक पर कर भरना पड़ता था, तो गांधी जी ने उसके सामने, जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, उसके सामने 11 मांगें रखी, जैसे नमक कानून को ख़त्म करना, यहाँ पर सुधार लेना, नमक कानून को ख़त्म करना, राजस्व कर को कम करना। परंतु इरविन ने सारी मांगों को अनावश्यक बताते हुए पूरी तरह से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। गांधी जी ने बताया कि आप हमें कुछ मांगे हैं, यदि आप हमारी मांगों को करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। तो गांधी जी ने 11 मांगें रखी लॉर्ड इरविन के सामने, जो ब्रिटिश सरकार का था, जनरल था। और इसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये 11 मांगें अलग अलग हैं तो उन्होंने क्या बताया? इरविन ने कह दिया कि ये आपकी जो मांगें हैं वो अनावश्यक हैं, इसलिए इनके लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, आपकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पर कि फिर महात्मा गांधी ने एक और पत्र लिखा और उन्होंने उस पत्र में लिखा कि यदि 11 मार्च 1930 तक उनकी 11 मांगों, यानी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन इरविन झुकने को क्या नहीं था? तैयार नहीं था। गांधी जी ने फिर एक पत्र लिखा और 11 मार्च 1930 को पत्र लिखा कि यदि आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से प्रारंभ कर देंगे। तो लेकिन जो इरविन था वो झुकने को तैयार नहीं था। गांधी जी ने सभी के आंदोलन को क्या कर दिया? प्रारंभ ही कर दिया, क्योंकि गांधी जी सत्य के साथ थे। इस बार गांधी जी ने पहले देश को एकता में बांधने का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि अभी तक तो क्या हो गया था, जो असहयोग आंदोलन चला गया था लोगों को पता नहीं था। अब लेकिन गांधी जी ने क्या किया? एकता में बांधने का कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने नमक को चुना, क्योंकि जो नमक होता था सभी लोग प्रयोग करते थे, चाहे गरीब हो और अमीर। अब गांधी ने सभी लोगों को एक साथ बांधने का प्रारंभ किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? नमक को चुना, क्योंकि नमक होता है हर किसी के घर में यूज होता है, इसलिए नमक को चुना। सरकारी कानून के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती थी? उस समय नमक नहीं बना सकती थी, क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ने का फैसला किया और दांडी यात्रा क्या कर दी? शुरू कर दी। महात्मा गांधी ने शुरुआत जो की अपने 78 वॉलंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू की। यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर, कहाँ से यात्रा शुरू हुई? तो गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात के कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी।
रास्ते में उन्होंने अपने विचारों का क्या किया, प्रसार किया। मतलब विचारों को बताया कि हम यहाँ पर, जैसे वो हमारे शहर से निकले तो पता चला कि गांधी जी जा रहे हैं और उन्होंने इस कानून का क्या किया, विरोध किया है। इस बार वह चाहते थे कि उनका यह आंदोलन ज़्यादा शक्तिशाली हो, और यही हुआ। आंदोलन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि गांधी जी को पूरा सपोर्ट मिल रहा था और बहुत से लोगों की चाहते भी थे। उस साल नमक को बहुत अधिक मात्रा में अवैध तरीके से बनाया गया था, अर्थात गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ गए और धीरे धीरे सभी लोग नमक पर कर देना क्या कर दिए, बंद कर दिए। क्योंकि अब गांधी जी ने खुद बनाया, जो उनके खुद के द्वारा बनाया गया था समुद्र के किनारे पर, तो गांधी अब दूसरी सरकार से नहीं खरीदना था नमक, तो उस पर हम क्या नहीं करेंगे, जब खरीदेंगे नहीं तो टैक्स कैसे देंगे दोस्तों। अगला हमारा यह आंदोलन धीरे धीरे शक्तिशाली होगा और अंग्रेजों ने इससे जुड़े सभी नेताओं को क्या कर दिया। फिर अंग्रेजों को पता चला कि हमारा तो बहुत सारे नुकसान हुए, तो अंग्रेजों ने उन्हें क्या कर दिया, सभी नेताओं को जेल में डालना प्रारंभ कर दिया, ताकि इस आंदोलन को क्या किया जा सके, रोका जा सके। 1930 में जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्सा भीड़ सशस्त्र बंद गाड़ियों और पुलिस की को गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग क्या हुए, और महीने भर बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर और औद्योगिक मजदूरों के लिए शासन का प्रतीक पुलिस चौकी और नगर पालिका भवन, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमला शुरू कर दिया गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रह जुलूस पर हमला किए और औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को क्या कर लिया गया, इसके पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर से क्या कर लिया, आंदोलन को वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता किया गया, एक दस्तखत हुए। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। जब गांधी जी ने वो यहाँ पर क्या किया, अपना आंदोलन वापस ले लिया, तो इरविन के पास एक समझौता हुआ जिसे क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ तो आइए समझते हैं। गांधी जी ने यह सब रोकना चाहते थे और जेल में बंद लोगों को क्या कराना चाहते थे, रिहा कराना चाहते थे, और सभी नेताओं को रिहा कराना चाहते थे। इसलिए वहाँ पर जब वो यहाँ पर समझौता हुआ तो गांधी जी ने कहा कि हमारे सभी नेताओं को क्या किया जाए, छोड़ा जाए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि एक सभा अंग्रेज कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के बीच, यानी गांधी जी चाहते थे कि एक जो सभा है अंग्रेज कांग्रेस पार्टी, अंग्रेजों की पार्टी कांग्रेस और महात्मा गांधी के बीच क्या हो, महात्मा गांधी के बीच एक क्या हो, एक मीटिंग रखी जाए, ताकि सभी मिलकर के कुछ नए तरीके पर बात कर सकें। इस समझौते के बाद लंदन में गोलमेज सम्मेलन गठित की गई, जिसमें भारत में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू उस सभा में गए, लेकिन भारत के पक्ष में कोई भी सफल निर्णय नहीं लिया गया और वे निराश होकर के क्या हो गए। मतलब जब वो समझौता हुआ तो गांधी जी और सरोजिनी नायडू वहाँ पर गए उस फंक्शन में, लेकिन भारत के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, जिस कारण से आंदोलन को क्या करना पड़ा, दोबारा प्रारंभ करना पड़ा। क्योंकि गांधी जी ने ये कहा था कि हमें कुछ नियम चाहिए, हमें हमारे देश के जो नेता उनको रिहा करना चाहिए, लेकिन उनमें ऐसा नहीं किया गया। इसलिए गांधी जी ने फिर से उस आंदोलन को कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है भारतीय तिरंगा। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया, इसमें ब्रिटिश सरकार के 8 प्रांतों का क्या होता था, प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल, यानी जो बंगाल का है उसमें कमल के 8 फूल और हिंदुओं के मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल रंग का होता था। इनके मध्य गांधीवादी प्रतीक चरखी को जगह दी गई और स्वालम का प्रतीक होता है। जुलूस में या झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत होता है। तो दोस्तों ये हमारा लेसन पूरी तरह से फिनिश होता है। यदि आप इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तब विश्वास मानिए कि आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आपका जो तीसरा पार्ट है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी लेसन की मैं क्या करूंगा, PDF डाल दूंगा, जिससे आप उस PDF को आप अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या फिर कहीं से भी उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पेपर के लिए आपके पास केवल 1-1.25 महीने हैं, तो पेपर से पहले आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके सोशल साइंस के, तो आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको पार्ट समझ में आया या नहीं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका
दिन शुभ हो।